दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं महेश गुप्ता। आज का हमारा बड़ा सवाल है, क्या जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जाना बिहार चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने की एक तिकड़म है? सोचिए, एक तरफ बिहार में एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा गर्म है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दूसरी तरफ अचानक जीएसटी की दरों में बदलाव का ऐलान। तो क्या यह आम आदमी को राहत देने का कदम है या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है? क्या मतदाताओं के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश हो रही है या वाकई में सरकार आर्थिक सुधारों के लिए जोखिम उठा रही है? आज की डिबेट में हमारे साथ एक खास मेहमान है और हम रखेंगे इन सभी सवालों पर खुली बहस। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संजय समर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, बिहार की जनता को भी समझते हैं, या यूं कहें कि बिहार के वोटरों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्ते। संजय जी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी स्लैब को लेकर जो एक नई घोषणा की है, उसको दिवाली का तोहफा बताया जा रहा है। हालांकि ये तो 2017 में लागू हुआ था और तो उसके बाद कई बार जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी इस बात पे काफी जोर दिया था कि जो स्लैब है 5 का, 12 का, 18 का, 28 का, इसको जो है ठीक किया जाए। और वही बात रही कि अब जाकर इतने साल बाद जाकर उसको ठीक किया गया है। तो सर, क्या जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया है वो बिहार के चुनाव से पहले जनता को असल मुद्दों से भटकाने की एक तिकड़म है सर? क्योंकि ठीक बिहार चुनाव से पहले जीएसटी स्लैब में बदलाव किया गया है। देखिए महेश जी, चुनाव से संबंधित तो ये मामला जरूर है। थोड़े से जीएसटी के बारे में आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि 453 चीजों पर जीएसटी में बदलाव हुआ है, जिसमें 413 पर दर में कटौती की गई है, उसको घटाया गया है, जबकि 40 पर बढ़ाया गया है और 295 जरूरी चीजें ऐसी हैं जिन पर पहले से 12% जीएसटी था, लेकिन अब 5% उस पर जीएसटी लगेगा। इसका असर साल 2026-27 में खुदरा महंगाई पर 65 से 75 आधार तक घटेगा, लेकिन आईपीएल मैच पर जीएसटी 28% से बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। जो 500 रुपये का टिकट 600 कुछ रुपया में मिलता था, अब वो टिकट, एक उदाहरण दे रहा है, वो टिकट अब 700 रुपया में मिलेगा। और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये जीएसटी है। इससे इसको अगर कहा जाए तो इसमें कम नहीं है। और ये जीएसटी एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर राहुल गांधी जब बोले थे, अगर उसी वक्त ये लोग चेत गए रहते तो ये जो फिजूल के जो पैसे लिए गए, ये पैसा का क्या होगा? जिसने पैसा दिया वो पैसे का क्या होगा? सवाल उस पर खड़ा होता है। सवाल उस पर खड़ा होता है कि ये लोकतंत्र की सरकार है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है और जनता को आराम देने के लिए, खुशहाल रखने के लिए बजट बनता है या किसी प्रकार का टैक्स लिया जाता है। ना तो अंग्रेजी हुकूमत है और ना ही राजतंत्र है कि भाई आपका उत्पादन खेत में हुआ चाहे नहीं हुआ, हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए। ऐसी स्थितियां नहीं होती है। ये लोकतंत्र है और स्वतंत्रता की लड़ाई हमारे दीवानों ने लड़ करके ली है, तो ये राहत की बात है। तो ये राहत भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी चीज, कपड़े, जो ब्रांडेड कपड़े हैं उस पर टैक्स बढ़ जाने से 2,500 से ज्यादा जो कपड़ा हो जाएगा, 2,500 रुपए से जो ज्यादा के कपड़े होंगे, वो तमाम कपड़े महंगे हो जाएंगे। जो ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होंगे, खास करके युवाओं के लिए ये नुकसानदायक है, क्योंकि युवा जो भी होता है, हम भी युवा थे तो सोचते थे थोड़ा ये पहने थोड़ा वो पहने, तो उन लोगों के लिए नुकसानदायक है। और महंगाई की जो बातचीत है महेश जी, तो हम बताएं कि 12% से जो 18% हुआ, उसके कारण कई जगह महंगाई बढ़ेगी। एक जगह की बात मैं नहीं कह रहा हूं। अब किराया का गाड़ी लेने पर महंगाई बढ़ेगा, जिसके कारण टूरिज्म प्रभावित होगा। भाई आप घूमे या हम घूमे, घूमने तो जाते ही हैं, तो वहां टूरिज्म का प्रभाव पड़ेगा। वेंडर के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, वहां भी काम
महंगा होगा, क्योंकि उस पर भी जीएसटी बढ़ गया है, तो वहां भी वेंडर का काम महंगा होगा। बिजली का जो उत्पादन होता था, कोयले पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% होगा, जो हुआ है। ढुलाई पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% हो गया। तो ये इसका असर पड़ेगा, हर चीज पर पड़ेगा। ये लुभावन टाइप लग रहा है, लेकिन अब आप ये एक बात बताइए, किसी चीज का प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ गया, कोयला बढ़ा, कोयला का दाम बढ़ा, उसकी ढुलाई बढ़ी, तो मान लीजिए कि अगर झारखंड से दिल्ली कोई सामान जा रहा है, कोयला जा रहा है, कोयला तो सबसे ज्यादा झारखंड में ही होता है, तो अगर पंजाब गया या दिल्ली गया तो उसका कॉस्ट आएगा। कॉस्ट कहाँ आएगा? कॉस्ट आएगा ढुलाई में, कॉस्ट आएगा, कॉस्ट आएगा, उस पर जो टैक्स लगता है। तो सामान का जो उत्पादन होगा, तो स्वाभाविक सा बात है कि उसकी महंगाई बढ़ेगी। उसकी महंगाई उसकी घटने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेवा में भी ये लोग जीएसटी बढ़ा दिए हैं। इससे माल ढुलाई जो है महंगा हो गया। जब कच्चा माल ही महंगा हो जाएगा, तो उससे जो उत्पादन होगा वो भी होगा। खनन 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 वर्क जो होता है, उस पर भी रेल खनिज भी महंगे हो जाएंगे। ढुलाई जब उस पे लगेगा, बढ़ेगा, तो और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो प्रीमियम इकोनॉमी टिकट है, बिजनेस क्लास टिकट है, फर्स्ट क्लास का टिकट है, हवाई टिकट है, ये सब पर भी महंगाई का असर दिखेगा। ये दबने वाला नहीं है, और ये तर्कसंगत बात मैं बता रहा हूँ। मोटर गाड़ी पर कम हो जाएगा तो उनको मुनाफा ज्यादा होता था, तो मोटर गाड़ी पर स्वाभाविक सा बात है कि जो जीएसटी लेते थे वो तो मुनाफा अपना उतना लेंगे ही। जो व्यवसायी हैं या जो उद्योगपति हैं, उतना तो मुनाफा वो लेंगे ही, लेकिन उस मुनाफे के बाद जो जीएसटी लगती थी उसमें रियायत जरूर मिलेगी, जिसके कारण कई गाड़ियां सस्ती होंगी। चाहे बीएमडब्ल्यू 4 लाख तक कम हो जाएगा, छोटी गाड़ियां 1 लाख तक कम होगा, कोई गाड़ी 75,000 तक कम होगी। तो ये स्थिति है महेश जी, इस जीएसटी को लेकर के। अब आपने एक पॉलिटिकल बात पूछी कि बिहार चुनाव को लेकर के कोई ऐसी रणनीति बनी है का, तो स्वाभाविक सा बात है, सरकार जो काम कर रही है, किसी सूरत पर वो नहीं चाहती है कि बिहार हम लूज करें। किसी सूरत पर इन लोगों का ये हिसाब देखेंगे भी कि पहलगाम घटना हुआ, तो पहलगाम मृतकों और उनके मृतकों के परिवार से मिलने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी अपना विदेश यात्रा रद्द करके आए और चले गए बिहार, चूंकि वहां उनको वोट की जरूरत थी। अभी जो माँ की गाली को लेकर के जो बवाल हुआ, उसमें सीधी सी बात है, जिसने गाली दी, अब लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, जदयू का आदमी है। अब कहाँ का है क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिसने गाली दी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या मामला बनता है भाई? प्रैक्टिकली उसको फांसी तो नहीं दिया जा सकता है, फांसी भी देने का काम न्यायालय का हो गया। तो वो प्रक्रिया में तो वहीं गया कि वो गाली दिया है तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये न्यायालय की प्रक्रिया बनती है। बंद से क्या मुनाफा था? बंद की तो कोई जरूरत नहीं थी। इस बंद से कितने का राजस्व का नुकसान हुआ, एक नंबर बात देख लीजिए। दूसरा नंबर बात, एक आदमी को एक आदमी ने गाली दिया है, लेकिन कल के बंद को आप देखेंगे महेश जी कि कितने लोगों की मां की गाली दी गई है, ये आप देख लीजिए। प्रसूति का दर्द, जो जिसका प्रसूति होता है वो दर्द जानता है, या तो बाप समझता है कि हाँ क्या दर्द है, या जो झेलता है वो समझता है। गर्भवती महिला के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ वो दिखाई दे रहा है, कहने की बात नहीं है। हाथ कंगन को आस्तिक का सारा कुछ चैनल में दिखलाई दे रहा है। तो ये निश्चित रूप से जो जीएसटी घटा बढ़ा, वो निश्चित रूप से बिहार को लेकर के है। बिहार की सीट भी ज्यादा होती है, लोकसभा की 42 सीटें होती हैं, उस पर भी कब्जा करना है। 243 सीट विधानसभा की है, उस पर भी कब्जा करना है। तो ये सब मिला जुला करके रिझाने के लिए ये चीज हुआ है। महेश जी, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अगर ऐसा नहीं था तो इस पर उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, 1 साल 1.5 साल पहले होना चाहिए था। अब ये लोग कहेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं। अरे आपके पास इतना बड़ा अमला जमा है, उसको तैयारी करने में आपने इतना समय लगा दिया। तो ये सब चीजें हैं, हमें जो नजर आ रहा है। अब पता नहीं आप मेरे बातों से कितनी सहमत है, लेकिन जो तर्क संगत बातें हैं वो मैं आपके सामने डेटा के साथ हमने प्रस्तुत किया है। जी महेश जी।
संजय जी, आपने एक इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, जो कि सच्चाई भी है कि आपने जो एक खरीदार है, जब वो चीज को खरीदेगा तो बेशक से उसको जीएसटी को कम अदा करेगा थोड़ा सा, लेकिन जो सामान की प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसकी जो उत्पादन की जो लागत है, उसकी वजह से जब मार्केट में सामान है, दुकान पे सामान है, वो तो महंगा हो गया। जैसे कि आपने बताया कि कोले को ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को ले लेते हैं, उस पर उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया। तो सर वहां पे कस्टमर को ये लगेगा कि मेरा जीएसटी तो 18% की बजाय 12% गया, या 12% की बजाय 5% गया, लेकिन जो उसकी कीमत थी सामान की, वो तो पहले से ही बढ़ी हुई है। तो बात तो वहीं की वहीं आगे वहीं नहीं आएगी। हो सकता है शायद ये महंगा पड़ेगा और ज्यादा ज्यादा इस बात की पूरी गुंजाइश है कि महंगा पड़ेगा। और सबसे बड़ा एक सवाल फिर यही उठ जाता है बार बार कि बिल्कुल बिहार का चुनाव सर पर है, बिहार में पूरी जनता, चाहे वो बेशक से अंधभक्त भी क्यों नहीं हो, भाजपा के ही क्यों नहीं हो, नीतीश की पार्टी के ही क्यों नहीं हो, लेकिन सच्चाई ये कि वहां की मैक्सिमम जनता इस एसआईआर से, जो गहन पुनरीक्षण इन्होंने शुरू किया है वोटरों का, कि मतदाता सूची का, मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण है, वो पुनरीक्षण जो है मतदाता में सुधार का कम, उसमें गड़बड़ी का ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बार बार जो सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को रिलीफ नहीं मिल रहा, और जो वहां पर जिस प्रकार से पत्रकारिता हुई है, तथ्य दिखाए गए हैं, वो सत्य ही सामने आ रहे हैं। तो सर हम इसको ये भी माने कि जैसे भी आपने भी बोला कि बिहार को लूज नहीं करना चाहते, और मोदी जी आप देखेंगे कि जब सिंदूर था उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक हुई, तो उस बैठक में शामिल ना होकर के वो बिहार चले गए थे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो मोदी जी के लिए जो बिहार का चुनाव है बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा उनके लिए इशू है कि हाँ भाई उसको हमें लूज नहीं करना है। तो हम ये मान के चलें कि जो जीएसटी वाला इशू है, बेशक से चाहे पूरे देश के लिए लागू हो, लेकिन ये बिहार को देखकर, बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया गया है। वहां की जो जनता है, जो एसआईआर से या जो वोटर लिस्ट का नया एक समीकरण हो रहा बन रहा है, गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उससे जो परेशान है, उनका ध्यान भटकाने के लिए एक तिकड़म है। देखिए महेश जी, एसआईआर पर एक बात और मैं आपको बताऊं। अभी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी जी, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि एसआईआर विदेशियों को भगाने के लिए हुआ है या विदेशियों को हटाने के लिए हुआ है। तो इस एसआईआर में कितने बांग्लादेशी आए, इसको चिन्हित करना चाहिए। तो मैं बताऊं कि एक बांग्लादेशी चिन्हित नहीं हुए हैं एक बार में। ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं, वो बांग्लादेशी घुसपैठ कहाँ गए, ठीक है। इसके अलावे 98 लाख आवेदन दिया है बीएलए ने, बीएलओ ने, बीएलए ने, जो किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन लोगों ने 98 लाख ऑब्जेक्शन रिपोर्ट दिया है, ऑब्जेक्शन किया है, पत्र दिया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इरफान अंसारी जी ने स्टैंड किया उसकी बात मैं बता रहा हूं आपको। तो एसआईआर से लोगों को आराम मिलने का था, लोगों को चिन्हित करने का था, तो वो काम तो हुआ नहीं। ये चीज दोहरी नीति देश के साथ नहीं करना चाहिए, राष्ट्रहित के साथ नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सिस्टम भी कहता है, हम लोग पढ़े भी हैं और जानकारी भी रखते हैं, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही बदल गया। आप खुद बताइए कि एसआईआर पर एक बार आपके साथ डिस्कशन हो चुका है महेश बाबू, उसमें भी क्या निकला। अजीत अंजुम जी ने जो खोज के निकाल दिया, दैनिक भास्कर, वहां का स्थानीय अखबार ने जो खोज करके निकाल दिया, उस पर सवाल खड़ा करने के बजाय लोग एफआईआर करती है सरकार। तो ये तो गलत बात है, चाहे जिसकी भी सरकार है, जैसी भी रहे। तो एसआईआर पर अब इलेक्शन कमीशन किस तरह से पक्ष लिया सबने देखा। अब अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना मनन करें, अध्ययन करें, उस पर हमारी कोई उंगली नहीं है। लेकिन एसआईआर को लेकर के जिस तरह का तनाव बन गया है बिहार में, ऐसा सरकार द्वारा क्रिएट नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग के द्वारा क्रिएट नहीं होना चाहिए। अमन चैन के लिए सरकार चुनी जाती है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार चुनी जाती है, लेकिन यहाँ तो अजब हालात हो गए हैं भाई, गजब की स्थिति पैदा हो गई। तो इस पर थोड़ा नकेल की जरूरत है और इसको समझदारी पूर्वक निभाने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है महेश जी, कभी आपकी बारी कभी मेरी बारी, नदी का तीर वही रहता है, पानी बदलते रहते हैं, पानी बदलेगा। अरे भाई, हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस सरकार चलाते हैं, सरकार रखते हैं, और जिस पार्टी की सरकार रहती है उसकी विचारधारा को वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यही ना है भाई। नहीं तो पहले ये पोस्ट आईपी हुआ करता था, इंडियन पुलिस, लेकिन इसको एस जोड़ा गया,
पहले आईए हुआ करता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था, उसको एस जोड़ा गया, सर्विस लगाया गया, इसी से लगाया गया ना भाई। तो उसको ख्याल करना चाहिए, और कैसे हमारी जनता को आराम मिले, कैसे सुख सुविधा मिले, उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं विषय से थोड़ा विषयांतर होते हुए मैं एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सब बात एक करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। बिजली भी इसमें रहती है। आज देखिए, आज 5 सितंबर है और पूरे देश के 1 करोड़ गुरुजी लोग भूख हड़ताल पर है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। क्या कि मामला कोर्ट में गया है। अरे ये 3 चीज के लिए तो मामला कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। जो भी काम कर रहा है, जो बैठा हुआ है, ये तो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं। शिक्षा भी हमारे लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य भी हमारे लिए आवश्यक है, और सड़क भी हमारे लिए आवश्यक है। ये 3 चीज है, ये तीनों को पकड़ करके चलने की जरूरत है। तो ये कितना दुखद बात है, ये तो खुद आप तय कर लीजिए। तो ये थोड़ा विषय अंतर हो गए थे, लेकिन इसी विषय से ये भी जुड़ा है। मामला क्या है? पेंशन का। जब तक हम यंग हैं, काम किए तो पैसा मिला, और फिर बुढ़ापे, पेंशन को बुढ़ापे की लाठी कह करके, और तब की सरकार इसको इम्प्लीमेंट की थी ताकि लोग अपने लिए, हम देश के नागरिक हैं, हम निश्चिंत रहे कि मेरा बुढ़ापा भी बढ़िया से कटेगा। इसी से ये पेंशन योजना थी, और इसको बंद कर दिया गया। कई स्टेट हैं जो लागू किए हैं, झारखंड की हेमंत सरकार ने लागू कर दिया, सारे लोग बल्ले बल्ले हो गए। तो ये सब चीजें हैं जो दूरदर्शिता से सोचने का है, और ये दिल से सोचने का है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सरकार में बैठे जो लोग भी होते हैं, उनको दिल और अंतःकरण से सोचने की जरूरत है कि हाँ भाई, शिक्षक जो है हमारे क्यों सड़क पर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके ये 3 चीज को तो एकदम नहीं होना चाहिए। एनीवे, अगला क्या सवाल है आपका महेश बाबू? संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बिहार में इलेक्शन तो सर पे है ही, और आपने पहले भी बोला था कि किसी भी हालत में मोदी नहीं चाहते हैं कि बिहार के इलेक्शन वो लूज हो जाए। हालत वहां पे मोदी सरकार की और नीतीश कुमार की हालत जो है काफी खस्ता दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से हम अगर कल भी देखते हैं कि कल जिस चौक से राहुल गांधी की यात्रा निकलती थी, तो वहां पर हजारों लोग, लाखों लोग जुड़ रहे थे, और वहीं पे कल जो है भाजपा के अगर लोग बिहार बंद करवा रहे हैं, मोदी जी की माता जी का अपमान किया गया कह के, तो 10 लोग भी मुश्किल से नहीं जुड़ पा रहे थे। ये सच्चाई है। ये किस प्रकार से वहां पे लोगों को परेशान किया गया था। और एक जो महिला है एम्बुलेंस में आ रही है गर्भवती, उसको भाजपा का नेता ये कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं था क्या, तुम रुक नहीं सकती थी, आज ही निकलना जरूरी था क्या अस्पताल जाने के लिए? सर बताइए क्या तरीके हैं ये। चलिए, लेकिन सवाल ये कि जो बिहार में गुस्सा है वोटर्स के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि जीएसटी का जो स्लैब है, उस स्लैब में कुछ सुधार किया गया है, ये बिहार के मतदाताओं में जो गुस्सा है उसको कुछ कम करने में इनकी एक कदम है, या क्या वाकई में उनका गुस्सा कम होगा इससे? देखिए महेश जी, जो सही स्थिति है, गुस्सा बिहारियों का गुस्सा सिर्फ कई काम को लेकर के नहीं है। बिहारियों का गुस्सा, सबसे बड़ा गुस्सा है बेरोजगारी को लेकर के, जिसको जन स्वराज के पीके उठा भी रहे हैं। उसमें एक बता रहे हैं कि भाई ये लोग 20 वर्ष से शासन किए और 5 फैक्ट्री तक नहीं खुल पाया, ना खुलवा पाया, जबकि यहाँ डबल इंजन की सरकार थी। तो क्या यहाँ के जो युवा तैयार हो रहे हो, जाके गुजरात की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं? वहां के जो बच्चे तैयार हो रहे हो, वो हरियाणा और पंजाब जाकर के सिर्फ काम करें, इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो डबल इंजन का क्या मतलब होता है? रोजगार जो सरकार अगर क्रिएट नहीं कर पा रही है तो कैसे हो पाएगा, आप ये बताइए। इसके अलावा अभी जो मामला आया है सृजन घोटाला, जो आरोप लग रहे हैं नीतीश सरकार पर, सृजन घोटाला का 2500 करोड़ का घोटाला है। कैग का जो रिपोर्ट आया हो 71,000 करोड़ के घोटाले का रिपोर्ट आया है। मैंने जो बातें मीडिया में बन रही हैं, सोशल मीडिया में आ रही हैं, वो बात मैं बता रहा हूँ।
तो इन सब चीजों को लेकर के लोग नाराज हैं कि भाई हमने तो विश्वास किया और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आप हमारे कोई भी किसी का भी संतान सबसे प्रिय होता है महेश बाबू, और उस संतान को लोग चाहते हैं कि भाई ये बढ़िया से काम करे और अच्छा से काम करे और इसका जीवन सुखमय। तो वो चीज का हिसाब होना चाहिए। हम लोग असम में जब काम करते थे तो वहां के लोग इस बात को बोलते थे कि बिहारी लोग दो काम के लिए काम दो दो चीज के लिए काम करता है, एक तो बेटी की शादी में दहेज देने के लिए और एक मकान बनाने के लिए। तो दहेज किसको मिलेगा? दहेज तो उसी को मिलेगा जो काबिल लड़का होगा, तो जो नाकाबिल होगा उसको क्या मिलेगा दहेज। तो ये चीज को सोचना चाहिए था सरकार को। डबल इंजन की सरकार, एक दो दिन की सरकार नहीं, 20-22 साल 25 साल की सरकार होगी। 20 और इतने टर्म से नीतीश जी रहे। नीतीश जी का कार्यकाल पर कोई उंगली नहीं है, क्योंकि वो एक बेपटरी प्रदेश को पटरी पर लाने का उन्होंने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रोजगार के नाम पर फिसड्डी रही है सरकार। अब अनाउंस कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे हैं कि भाई 1 करोड़ लोग को रोजगार कैसे दीजिएगा भाई। अभी तो समय है ना, ये जीएसटी कम कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि 10,000 रुपया हर महिला को दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, और वो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। ये क्या है भाई? आप खुद देखिए, एक भारतीय 4 लाख कुछ रुपए का कर्जदार है। एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म लेते वो कर्जदार हो जा रहा है 4 लाख रुपए का। उस प्रदेश में ये मुफ्त का रेवड़ी बांटने का क्या है भाई? कहीं किसी पार्टी की बात मैं कर रहा हूं कि मुफ्तखोरी को बंद करने की जरूरत है महेश जी। और ये मुफ्तखोरी बंद होगी तो मुफ्तखोरी कैसे बंद होगी? हम प्रोडक्शन देंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम सरकार की में नौकरियां क्रिएट करेंगे। किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है? रोजगार का साधन तो होना चाहिए। बट गया भारत, पाकिस्तान बट गया, पाकिस्तान बांग्लादेश बट गया, ये बट गया, परिवार बट गया, जमीन तो उतनी ही रह गई ना भाई। तो इस जमीन से कितना उत्पादन होगा? तो जमीन से जब उत्पादन हमारा कम होगा तो रोजगार खोजने का हमारा काम है। छोटा नन्हा सा जापान, छोटा नन्हा जापान आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है भाई? सीखने की जरूरत है और उसको जानने की जरूरत है। तो इसलिए बिहार के लोगों की नाराजगी बेरोजगारी लेकर के है कि रोजगार के लिए डबल इंजन की सरकार ने कुछ जुगाड़ नहीं की। जो बोल रहे हैं वो लोग, ये मेरी बात नहीं है, अब तो जो हिसाब किताब है वो जो लोग बोल रहे हैं वो बात मैं महेश जी आपसे बता रहा हूँ। सर, मैं सिर्फ ये भी एक जानना चाहूंगा कि अगर हम वही जीएसटी की बात करें, इस समय मुद्दा दो ही है, बिहार का चुनाव, बिहार में एसआईआर और जैसे जीएसटी की दरों में बदलाव। तो सर, क्या जो जीएसटी की दरों में बदलाव है, चुनावी मौसम में जीएसटी दरों पर खेलना पॉलिटिकल गिमिक नहीं है सर? क्या ये हम कुल मिलाकर एक जिस्ट बोले तो? देखिए महेश जी, जीएसटी का असर जब तक बाजार में सामान सस्ता नहीं हो जाता है, ये कागजी बात है। और व्यवसायी लोग किस तरह से किसको जोड़ के किसको घटा देते हैं आप देखते हैं। रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, सर्विस टैक्स लेना नहीं है, इस बात को जानिए, सर्विस टैक्स नहीं लेना है उन लोग को। लेकिन आप देखिएगा नीचे से सर्विस टैक्स जोड़ देता है लोग सीधे 10%। और खाना खाया आदमी ध्यान देता नहीं कि क्या टैक्स है, और सर्विस टैक्स देकर के चला जाता है। मैं किसी कंपनी का नाम मैंने जरूरत हो तो मैं बता सकता हूं कि कौन सी कंपनियां लेती हैं वो 10% टैक्स। वो एक्चुअली वहां पे टैक्स वर्ड नहीं करते, क्योंकि जो टैक्स है वो सरकारी हो जाता है। तो जैसे कि हम विश्वविद्यालय किसी का नाम नहीं रख सकते, कॉलेज रख सकते हैं, इंस्टीट्यूट रख सकते हैं, तो ऐसे ही जो ये है टैक्स सरकारी होता, तो टैक्स की बजाय वो लोग क्या लिखते हैं? सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज के नाम पे अपना लिख देते हैं। तो ये कौन सर्विस चार्ज है भाई? क्या आपकी इच्छा है दे या ना दे कि वॉलंटरी है, लेकिन सर अब एक कस्टमर आया है, खाना खा रहा है, उसे खाना खाने के बाद वो झकमारी थोड़ी ना करेगा परिवार के साथ। खाना खाने आया और वो फिर रेस्टोरेंट के स्टाफ से झकमारी करे तो खाना खाने का तो बेचारे का सारा मूड ही खराब हो जाएगा। तो उसमें सर्विस चार्ज लिखा जाता है 10%, वो भी वसूल लिया जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये अब ये व्यवसायी लोग किस ढंग से इसको गोल घुमाते हैं, अभी तक का अनुभव यही रहा है कि महंगाई बढ़ी है तो गिरी नहीं। अब ये लोग कैसे गिराएंगे मतलब घटाएंगे,
वो जमीन पर दिखना चाहिए। अभी तक तो जो बातें हुई हैं कागज पर ही हुई हैं, और उस कागज पर जो बात हुई है उसको किस कब जमीन पर उतारा जा रहा है, उसको देखने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि हाँ क्या है। लेकिन हाँ, असर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये समय बताएगा महेश जी। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पैसे होंगे तब तो आगे की बात होगी। और पैसे कब होंगे? जब रोजगार होगा, क्योंकि बिहार तो बेसिकली एक कृषि प्रधान प्रदेश हो गया है। और हालत खराब है। पैसों को लेकर के और रोजगार को लेकर के हालत खराब है। आप इस बात को जान जाइए, जिसके कारण वहां विरोध भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहें या डबल इंजन की सरकार की कहें, सड़क पर लोग उतर रहे हैं। तो ठीक है, उसमें कुछ पक्ष में भी लोग हैं, कुछ विपक्ष में भी है, कुछ प्लस भी है, कुछ माइनस भी है। लेकिन इस बार हर बार के बनिस्पत इस बार जो सड़क पर दिखाई दे रहे हैं लोग, या पान दुकान, चाय दुकान, चूंकि बिहार तो पूरा बिहार राजनीति का अड्डा है। वहां बच्चे, एक मुखिया जो राजनीति कर देगा, अच्छे अच्छे दूसरे प्रदेश के लोग वैसा राजनीति नहीं कर पाएंगे। वहां राजनीतिक समझ भी है और हवा भी लोग पहचानता है कि किस तरह से हमको जाना है और किस तरह से हमको आना है। तो अभी भी समय है। एनडीए सरकार के पास अगर अपने आप में वो सुधार लाती है तो ठीक है, और अगर इसी तरह से मुफ्तखोरी की बात करेगी, मुफ्तखोरी का हिसाब देगी, तब तो चलिए देखिए क्या होता है। 4 लाख के कर्जदार हो सकता है 8 लाख के कर्जदार हो जाए, 9 लाख के कर्जदार हो जाए। तो मुफ्तखोरी का बहिष्कार करना चाहिए। चाहे महागठबंधन मुफ्तखोरी की बात करे या फिर एनडीए बात करे, महेश जी, मुफ्तखोरी होनी नहीं चाहिए। सबको याद करना चाहिए। और मुफ्तखोरी से देश कमजोर होता है, समाज कमजोर होता है, राष्ट्र कमजोर होता है। आज तक की जितनी योजनाएं बनी थी, किसी योजना का नाम उठाइए, उसमें आप श्रमदान कीजिए तब पैसे मिलते हैं। फ्री का पैसा वो उचित नहीं दिखता है, कहीं से उचित नहीं दिखा है। चाहे जयललिता लॉन्च की हो और चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन की बात हो, तो ये थोड़ा उचित नहीं दिखाई दे रहा है। इसी से मैंने आपको शेयर किया महेश जी। संजय जी, आखिरी बात हम करते हैं कि जो जीएसटी का स्लैब है इसमें जो बदलाव आया है, और काफी इसको ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली का तोहफा है लोगों को, क्योंकि ये तो कहा नहीं जा सकता सरकार की हमारे कोई राजनीतिक कदम है या कोई विपक्ष का दबाव है, या बोले कि बिहार के अंदर चुनाव है, लेकिन वो तो ये बोलेंगे दिवाली का मौका है, दिवाली का तोहफा हम दे रहे हैं। तो सर, इस फैसले के पीछे पॉलिटिक्स है या नहीं, उस पर भी हम चर्चा कर ली। क्या सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में ये रेवेन्यू लॉस का एक रिस्क लिया गया है? देखिए महेश जी, सामान्य तौर पर दुर्गा पूजा, दशहरा पूजा, छठ पूजा, इस पूजा में हर चीज का दाम स्वतः बढ़ जाता है, घटने का नाम नहीं लेता है। आप भी मैंने जो भी उम्र पार किए हो, जितने बसंत देखे हो, उसमें आप पाते होंगे कि इन पर्व में हर चीज का दाम बढ़ जाता है। अगर इस दाम मैंने बाजार पर अगर ये सरकार नियंत्रण कर लेगी, तो अब दुर्गा पूजा ज्यादा दिन नहीं और 20-22 दिन तो बचे हुए हैं, तो उसी वक्त पता चल जाएगा। तो उसी में हम लोगों को देख लेना होगा। अब तो कितना दिन बचा है, हाथ कंगन को वार्षिक किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो अब तो थोड़ा ही दिन बचा हुआ है। और ये बिहार चुनाव से भी इसको जोड़ा जा सकता है। पहले भी हमने कहा और फिर मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव है, बंगाल चुनाव है और असम चुनाव है। सब चुनाव 6-8 महीना के अंतर पर ही है। तो एक रणनीति है, एक रणनीति के तहत ये काम हुआ है। एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ इनका जीएसटी है। तो हमें नहीं लगता गाड़ी ओड़ी में कम हो जाएगा, लेकिन गाड़ी के दाम में अगर उद्योगपति लोग अपना दाम बढ़ा दिए लोग कि हमारा कच्चे माल ढोने में इतना रुपये का खर्चा बढ़ गया, इसी से हम बढ़ा दिए, तो फिर जीएसटी जस का तस रह जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही कच्चा माल आता है और ट्रांसपोर्ट पर दाम बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, फिर बचेगा कहाँ? उत्पादन पर दाम बढ़ गया, रुकेगा कहाँ? इसके बाद आउटसोर्सिंग पर जो दाम बढ़ा, रुकेगा कहाँ? ये सब मिला जुला करके कैलकुलेट करके अब समय आ गया है सच्चाई के कठोर धरातल पर उतारने का। उतर जाता है तो हम लोग क्या, तमाम जनता के लिए बढ़िया बात है, खुशी की बात है। सरकार वादा भी ये की थी कि हम महंगाई घटाएं, तो भाई देखिए सिर्फ कागज पर नहीं, ये जमीन पर दिखनी चाहिए महेश जी। संजय जी,
तो कुल मिलाकर हम ये इस बात को कह सकते हैं कि बिहार में एसआईआर का मुद्दा है, काफी गंभीर है। बेरोजगारी की हम बात करते हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये तो खैर है ही है। तो क्या सर बिहार में जो मुद्दा चल रहा है एसआईआर का, क्योंकि चुनाव तो वहीं पे सर पे है, एसआईआर का मुद्दा हो गया, या सर दूसरा बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, तो क्या इन मुद्दों को सर, ये जो जीएसटी स्लैब में बदलाव आया है, क्या ये मुद्दों को दबा पाएगा, या मुद्दे ज्वलंत रहेंगे और केंद्र सरकार को हाथ बिहार में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इस जीएसटी के बदलाव से? अब आपको क्या लगता है कंक्लूजन? देखिए महेश जी, 22 नवंबर 2025 के पहले बिहार में सरकार गठन हो जाना है। अब ज्यादा समय नहीं रहा। अब 45 दिन पहले की बात है तो 45 दिन पहले घोषणा हो जाएगी। तो इस जीएसटी का असर कितना पड़ेगा ये मतगणना बताएगी, अभी उसमें ये नहीं है। लेकिन इस महंगाई के बाद असली बात जो है बेरोजगारी, वो स्टैंड करेगी, घोटाला वो स्टैंड करेगा, अमन चैन मतलब कि अपराध पर नियंत्रण वो स्टैंड करेगा। अब अभी अपराध का ग्राफ भी आप देख रहे होंगे कि बढ़ गया है। तो ये सब चीज स्टैंड करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। अब बीच में ये लोग किस तरह की बात को लेकर के उठाते हैं, करते हैं, वो देखना होगा। और बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, माँ की गाली वाली का जो मामला है सब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है महेश जी। ये सब आई गई बात भूल गई। अगर ये बंद नहीं बुलाए रहते लोग और एक एक आदमी एक दूसरे को कन्वासिंग करता तो उसका असर पड़ता। लेकिन ये बंद कॉल कर करके और जिस तरह की का उठापटक हुआ है उससे लोग नाराज हैं। एक बच्ची है, वो तो बेचारी रेलवे का एग्जाम देने जा रही थी सर, 2 4 5 10 साल में नौकरी मुश्किल से निकलती है, वो रो रही है, एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सर समझ में नहीं आता कि इन लोगों को तकलीफ क्या होती है कि अपना प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जा रहा है जर्मन तो उसके साथ तो भाई आपको भी तो अपने परिवार के लोग हो सकते हैं, उसको जाने दीजिए ना। कोई बच्चा पेपर सही बात, जाने दीजिए, कोई हॉस्पिटल जा रहा है जाने दीजिए, उससे आपकी कोई दुश्मनी है क्या? सही बात महेश जी, बंद से दूध वाला, दवाई दुकान, एम्बुलेंस, ठीक है, आवश्यक वस्तुएं जितना है वो सबको बंद से मुक्त रखा जाता है। बंद का मतलब ये, अगर ये लोग मौन जुलूस निकाल के बंद करता, कपड़ा पट्टी बांध के बंद करता तो उसका असर जरूर पड़ता महेश जी। लेकिन जिस तरह का खुलेआम गुंडागर्दी हुई है, खुली दादागिरी हुई है, ये सब तो बहुत नुकसान हुआ है इनको, ये सोच रहे हो किसी चीज के लिए। इससे खैर अभी समय है, हो सकता है इसकी भरपाई वो लोग करे। लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो तो है, जो दिखाई दे रहा वो है। क्योंकि नीतीश जी चाहे 33% महिलाओं को आरक्षण दिए हों, बालिकाओं को साइकिल दिए हों, महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, हमको ये कहने में गुरेज नहीं है। तो उसका भी असर दिखेगा चुनाव में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। और नीतीश कुमार एक सफल नेता है, लेकिन रोजगार मुहैया कराने में वो असफल है, फैक्ट्री लगाने में असफल है, रेवेन्यू किस तरह से जुटेगा उसमें थोड़ा सा उनको विचार अगर किए रहते तो आज ये 20 वर्षों में ये सवाल खड़े नहीं होते। महेश संजय जी, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। बिहार का तो चुनाव है और लगातार जो है मुद्दे, जिसमें ज्वलंत मुद्दे रोज कुछ ना कुछ नए सामने आते रहेंगे। आपसे फिर बहुत जल्दी फिर दोबारा जुड़ेंगे। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।